नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन की सभी बड़ी खबरें लाख टके की बात में। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और यूपी सदन में रुके हुए हैं। इस दौरान यूपी सदन में कई नेताओं से सीएम ने मुलाकात की। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी नेता जितिन प्रसाद भी मिलने पहुंचे और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह भी मिले। बताएं कि कल ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मुलाकात को जितिन प्रसाद ने शिष्टाचार मुलाकात बताई है। जितिन प्रसाद ने यह भी बताया है इस मीटिंग के बाद कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी आगे वो उसी हिसाब से काम करेंगे, ये पार्टी तय करेगी। सर, जो मुलाकात रही है, क्या बातचीत हुई है योगी जी से? नहीं, आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट। सर, कुछ आपकी भूमिका उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, इस पर कोई चर्चा हुई है? वो कुछ नहीं, शिष्टाचार के बाद जो स्थान मिला है भारतीय जनता पार्टी परिवार में और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उसी पे बस बात। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमित शाह की है, जिनसे मुलाकात करने उनके घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर कल होने वाली मुलाकात से जुड़ी हुई है। कल सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कल ही दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम योगी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की खबर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ से चलकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरे और फिर सीधे यूपी सदन पहुंच गए। यहां थोड़ी देर आराम करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह के साथ मुलाकात की है। दिल्ली में होने वाली बैठकों से पहले बुधवार देर रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल थे। इसको सरकार ने हर महीने होने वाली रूटीन बैठक बताकर सियासी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। वैसे अमित शाह से मुलाकात के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी योगी आदित्यनाथ की बैठक हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर किया। अमित शाह ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। और अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में अमित शाह ने ट्वीट किया है, जिसमें गृह मंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की है। इस तस्वीर में भी दोनों नेता एक साथ दे रहे किताब देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें लिखा है प्रवासी संकट का समाधान। फिलहाल इन दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें तो जारी हो गई हैं, लेकिन मुलाकात के पीछे की कहानी अभी सामने नहीं आई है। और इन दोनों तस्वीरों के जारी होने से पहले दोनों नेताओं के बीच करीब 95 मिनट तक बैठक हुई। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:10 पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और इसके बाद शाम 5:45 पर बाहर निकले। इस बीच लगभग 95 मिनट तक सीएम योगी और गृह मंत्री शाह के बीच मुलाकात चली। इसके बाद यूपी भवन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो गए। तो दिल्ली में अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान शाह से मुलाकात करने अनुप्रिया पटेल भी पहुंची। यूपी में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अनुप्रिया पटेल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के आवास पर मौजूद रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल का काफिला अपने आवास से निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जो अमित शाह से मुलाकात के लिए रवाना हुआ था। दरअसल यूपी में कई दिन से सियासी हलचल तेज है। इस बीच दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने और अमित शाह के साथ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की खबरें भी सामने आ गई। लेकिन इस बीच अनुप्रिया पटेल के साथ अमित शाह की मुलाकात की खबर ने सबको हैरान कर दिया। अब एक बात तो साफ है कि बीजेपी आने वाले 2022 के चुनाव को देखते हुए सियासी रणनीति तैयार करने में जुट गई है।
और आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। अमित शाह ने जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए उन्हें घर पर बुलाया तो अनुप्रिया पटेल को भी अमित शाह ने अपने घर पर ही मुलाकात के लिए बुलाया। खबर है कि इन तीनों नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन चर्चा किस मुद्दे पर हुई ये बात अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात कर यूपी भवन के लिए रवाना हुए। इसके बाद थोड़ी देर बाद अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। अमित शाह ने एक तस्वीर ट्वीट किया जिसमें अनुप्रिया पटेल के साथ अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी की सियासी रंग भी यूपी में चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने यूपी चुनाव के ऐलान से पहले ही यूपी में अपनी सियासी पकड़ बनानी शुरू कर दी है और जमीनी नेताओं को अपने साथ लाने की कवायद भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला बोला है। देखा जाए कि देश में अगर कोई सही माने में राष्ट्रीय दल है और संस्थागत दल है जो वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी दल जो है पूरे देश में जहाँ भी ले लीजिए, या तो क्षेत्रीय हैं या व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द मंडराने वाले हैं, वो देश का भला नहीं कर सकते। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। इस दौरान यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर उम्मीद जताई है कि जनता एक बार फिर से मौका देगी। कि ये 3-4 साल पर्याप्त, 5 साल पर्याप्त नहीं होते हैं। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी, अवसर देगी, ताकि जो कार्य शुरू किए गए हैं और जो आने वाले समय पे जो कार्य होंगे वो उनकी पूर्ति के लिए जनता पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर। वैसे उम्मीदों की बात है, यूपी की जनता किसको मौका देगी ये तो समय बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले नेता दिल परिवर्तन के साथ दल परिवर्तन करने लगे हैं। वैसे जितिन प्रसाद के पार्टी बदलने से सियासी हंगामा भी दिखाई दिया। कई लोगों ने जितिन प्रसाद को निशाना भी बनाया, जिसके समर्थन में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी आ गई हैं। उन्होंने इस फैसले के लिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने चहेते लोगों को आसमान पर रखते हैं, जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं उनको पाताल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आला कमान कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति में कोई भी लोगों की सेवा के लिए आता है, किसी व्यक्ति या परिवार की सेवा के लिए नहीं आता। खास तौर से जब से राहुल गांधी जी के हाथ में आया, उन्हें कोई पसंद है तो आसमान में है, कोई पसंद नहीं है तो पाताल में है। जो मजबूत नेता हैं, देखिए जब तक आपके क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत कार्यकर्ता नेता नहीं होंगे, पार्टी कभी पनप नहीं सकती। अब आप एक श्रृंखला से देखिए, हुड्डा जी के साथ क्या हुआ, पायलट जी के साथ क्या हुआ, इतना इनके अमरिंदर सिंह जी के साथ क्या हो रहा है, कैप्टन के साथ, हेमंता जी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, एक लंबी श्रृंखला है। सिंधिया जी के साथ क्या हुआ। संभल से बीजेपी विधायक अजीत यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। विधायक का आरोप है कि एक शख्स को 4 दिन से इलाज नहीं मिल पा रहा और अधिकारी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक के मुताबिक मारपीट में एक शख्स घायल हुआ था। उसका मेडिकल तो किया गया, लेकिन जिला अस्पताल में न तो मरहम पट्टी हुई न ही उसे दवाई मिली। इससे नाराज होकर विधायक अजीत सिंह घायल शख्स को अपने साथ लेकर सीएमओ ऑफिस पहुंच गए और नाराजगी जाहिर की। बीजेपी विधायक ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। और यूपी के कई जिलों में आज बारिश हुई। 5 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, सीतापुर, प्रयागराज, अमेठी और शाहजहांपुर, हर जिले में आप बारिश की ये तस्वीरें देख सकते हैं। सड़कें जलमग्न हो गई। कहीं बारिश से किसान खुश नजर आए तो कहीं मायूस भी दिखे। लखनऊ में भी वीआईपी इलाके में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को गर्मी से राहत भी मिली तो कहीं बारिश ने लोगों के लिए आफत भी पैदा किया। सीतापुर में बारिश की वजह से हादसा हो गया, जिसमें दादी पोती की मौत हो गई। झमाझम बारिश उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में लखनऊ, सीतापुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर और अमेठी, ये वो तमाम जिले जहां पर बारिश हुई। कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलते ही लोग अपने असली रंग पर दिखने लगे हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी को कोरोना संक्रमण की अब चिंता नहीं है। इसलिए भीड़ एक जगह जुटकर संक्रमण के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बदमाश के साथ डीजे पर जाम छलकाना सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। 5 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डीजे पर जाम थामे सब इंस्पेक्टर अभिषेक गुप्ता बदमाश अरुण के साथ ठुमके लगा रहे थे। वायरल वीडियो में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखा और न ही किसी ने मास्क लगाया था। मुरादाबाद के एसएसपी ने इसकी जाँच एएसपी को सौंपी थी। एएसपी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर थाना सिविल लाइंस के सब इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह ने सब इंस्पेक्टर अभिषेक गुप्ता सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इन सब के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एक रिपोर्ट कौशाम्बी के पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि वो सब इंस्पेक्टर अभिषेक गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकें। लखीमपुर खीरी में नाइट कर्फ्यू लगा होने के बावजूद स्टेज पर लड़कियों से डांस करवाकर भीड़ को इकट्ठा किया गया। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी भारी संख्या में मौजूद थे। डांस देखने आए लोगों ने डांसर पर जमकर नोट भी उड़ाए। अब देखना यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को ताक पर रखकर किए गए इस आयोजन के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सहारनपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। गंगोह ब्लॉक के खड़लाना गांव में 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन हो गया है। खबर है कि प्रशासन की तरफ से इस गांव में 2 सप्ताह कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण कराया गया। वहीं 18 साल से ऊपर वालों का भी 25 से 30% टीकाकरण पूरा हो चुका है। वैसे पहले जिस तरह से लोगों के बीच भ्रम फैला था, उसे डर था कि लोग आगे न आएंगे, लेकिन आखिरकार लोगों ने वैक्सीनेशन को यहां पर तवज्जो दी और प्रदेश का पहला ऐसा गांव ये बन गया जहां पर 45 साल से ऊपर के लोगों का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीन को लेकर पहले तो यहाँ भ्रम की स्थिति थी, लेकिन जो 15 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक गाँव में लगभग कोविड से 4-5 मौतें हुई। उसके बाद जिला प्रशासन बहुत अलर्ट पाया। एसडीएम साहब नकुड़ ने गांव का काफ़ी दौरा किया, 3-4 बार वे आए, लोगों को जागरूक कराया। जो गांव के गणमान्य लोग थे उन्होंने भी सबके डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया। और क्या भाई, कोरोना से सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। वाराणसी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। इस बीच जिला प्रशासन ने गंगा पर नाव चलाने की इजाजत दे दी है। 14 जून से नाव चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस अनुमति में कोरोना को लेकर गाइडलाइन भी शामिल है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नाव चलेंगे और नावों का संचालन सोमवार से शुक्रवार तक होगा। बाकी 2 दिन बंद रहेगा। बताएं कि पिछले 53 दिन से आंशिक लॉकडाउन में गंगा में नाव का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित था। ये 2.5 महीने से जब से ये कोविड-19 महामारी दोबारा जब आया था, तब से हम लोगों को नौका के प्रतिबंध कर दिया गया था। आज किस तरह की सूचना मिली आप लोगों को? हम लोगों ने कई दिनों से ये मांग की है कि भाई सब कुछ खुल गया है। जब अनलॉक हो गया पूरा यूपी और वाराणसी में भी डीएम साहब ने आदेश दिया है 7 से 7 चलने की। सारे दुकान, सारे व्यवसाय चालू हो गए। सिर्फ हम ही लोगों की नागरिक समाज जो सबसे गरीब समाज है, उसकी रोजी रोटी अभी भी चालू नहीं हुई है। तो हम लोगों ने निरंतर उनसे मांग की गई है। तो आज सीओ साहब और एडीएम साहब आए थे, हम लोगों से मीटिंग की है। तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब का आदेश है कि मंडे से जो है नौका संचालन चालू होगी, मगर उसके पहले सारे लोगों को वैक्सीनेशन लगाना होगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ।